तो अर्निंग पर शेयर, सिंपल भाषा में बात करें, पर शेयर पे क्या कमाया। फॉर्मूले वाइज जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, कौन सा वाला, आफ्टर टैक्स, उसमें अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का दे दें, हाँ, अगर कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रेफरेंस शेयर भी है तो प्रॉफिट में से क्या माइनस हो जाएगा। मतलब सिंपल भाषा में अगर इस फॉर्मूले को समझे तो क्या हुआ कि जो हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, उन शेयर होल्डर के लिए, उन शेयर होल्डर के लिए कितना हमारे पास अर्निंग अवेलेबल है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स मतलब सारे खर्चे पे हो गए, गवर्नमेंट को उसका हिस्सा पहुंच गया, अब जो बचा हुआ अपना है, इसमें भी पहले कौन खाएगा, अगर है तो प्रेफरेंस शेयर है तो उसका डिविडेंड भी उड़ा दो, उसके बाद जो बचा सारा प्रॉफिट किसका, इक्विटी का। ये बात और है कि कंपनी चाहे डिविडेंड में दे चाहे डिविडेंड के रूप में ना दे, रिजर्व में रखे, लेकिन रिजर्व भी हमने इतने सारे चैप्टर में पढ़ा कि रिजर्व भी हमेशा किसके माने जाते हैं, इक्विटी के। तो भले ही कंपनी ने भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, लेकिन वो है किसका, इक्विटी शेयर होल्डर का। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस, ये नॉर्मल फॉर्मूला है, नॉर्मल फॉर्मूला। पर लोचा ये होता है कि कंपनी ड्यूरिंग द साल के बीच में नए बोनस शेयर भी इशू किए हो, राइट शेयर भी इशू किए हो, अमलगमेशन हुआ और नए शेयर उसको दिए हो पीसी में, शेयर का कन्वर्जन किया हो, ऐसी दुनिया भर की हरकतें अगर और हुई है, इवेंट और हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट किया जाए। इज इट क्लियर। तो अर्निंग पर शेयर इंटरेस्टिंग, प्योर प्रैक्टिकल है, कोई थ्योरी एलिमेंट नहीं है इसमें। ऑब्जेक्टिव, अर्निंग पर शेयर इज अ फाइनेंशियल रेशियो जो किस बात की इंफॉर्मेशन देता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर, एक एक शेयर होल्डर के लिए कितना प्रॉफिट है हमारे पास। मकसद क्या है इसका, कंपेरेबिलिटी। आज अर्निंग पर शेयर से दो कंपनियों के बीच कंपैरिजन होता है, एक कंपनी की अर्निंग दूसरी की अर्निंग, तो जनरली माना जाता है जिस कंपनी की अर्निंग पर शेयर ज्यादा वो कंपनी बेटर पोजीशन में है। एप्लीकेबिलिटी, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर एप्लीकेबल है, सारी कंपनियों पर एप्लीकेबल है। क्योंकि पहले जब मैं पढ़ता था उस समय ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी पर एप्लीकेबल था, फिर कंपनी से 2013 जब आया उसमें वो वाला P&L आ गया जिससे आप नफरत करते हो, बैलेंस शीट भी वो वाली आ गई जिसको आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। उसमें कंपल्सरीली नीचे एक पॉइंट आने लग गया P&L के नीचे, अर्निंग पर शेयर। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की उठाओगे नीचे आपको अर्निंग पर शेयर P&L के नीचे कंपल्सरीली दिखेगा ही दिखेगा। कंपल्सरी इसलिए किसके लिए हो गया, सब कंपनी, मतलब प्रोप्राइटर उसके लिए, उनमें शेयर ही नहीं होता तो अर्निंग पर शेयर कहां से आएगा। अर्निंग दो टाइप की होती है, बेसिक और डायल्यूटेड। डायल्यूटेड की बात शायद आज नहीं होगी, कल होगी। आज हम बात करेंगे सिर्फ किसकी, बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर, बेसिक अर्निंग पर शेयर नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब यहां वर्ड क्या यूज किया है, मतलब साल के बीच में इश्यू किए तो शेयर 6 में नहीं रहेंगे, साल के आखिरी में इश्यू किए 1 महीने 2 महीने बोनस शेयर दिया तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज, ये कैसे निकलेगा वेटेड, बात करेंगे। पहले हम बात करें न्यूमरेटर की, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना है, तो क्या कहा, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड इंक्लूडिंग, और उसमें से टैक्स लायबिलिटी हटा दो, यानी कि पीएटी। एज 5 में पढ़ने का कि करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने में आप सब चीजों को कंसीडर करोगे, चाहे प्राइर पीरियड हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, कुछ भी हो, तो यहां पर आपको सबको कंसीडर करना है, सबको कंसीडर करना है। क्वेश्चन अर्निंग पर शेयर का पूछते समय कंफ्यूज करता है। एक कंपनी का ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट 20 लाख था जिसमें 5 लाख रुपए की लॉटरी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम शामिल है। अगर कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है तो अर्निंग पर शेयर क्या होगी, तो सीधा 20 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। हाँ, उसमें 5 हटाना नहीं है, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, प्राइर पर सब प्रॉफिट का पार्ट माने जाएंगे, बिकॉज वो प्रॉफिट बोल रहा था, प्रॉफिट तो कमाए है ना, ये थोड़ी कह रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता तो हटाओ, या तो नेट प्रॉफिट लॉस लेना है, प्रायर पीरियड भी शामिल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी शामिल है, किसी को हटाने की जरूरत नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट का उसका हिस्सा माइनस करो, फिर गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो बचेगा वही तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का रहेगा, उसमें से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस होगा, डिविडेंड ऑन, सुनना,
नॉन कम्युलेटिव किसको बोलते हैं? डिविडेंड दिया तो ठीक, बाई चांस नहीं दिया तो वो कम्युलेटिव होता है। कम्युलेटिव का मतलब इस साल किसी कहां से डिविडेंड नहीं दिया, अगले साल उनका एक्यूमुलेट होगा। नॉन कम्युलेटिव का मतलब है नहीं दिया तो नहीं दिया, भूल जाओ, अगले साल नहीं मिलेगा। तो अगर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर नॉन कम्युलेटिव है तो डिविडेंड तभी डिडक्ट किया जाएगा अगर डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड कर रही है। प्रोवाइड की जगह काट के आप डिक्लेयर वर्ड कर दो, ज्यादा बेटर है। एस में तो वर्ड प्रोवाइडेड है, ऑब्लिक करके डिक्लेयर कर दो। मतलब अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो ही माइनस करेंगे, क्योंकि डिक्लेयर नहीं किया है तो जो प्रॉफिट है सब इक्विटी है, अगले साल तो उनको देना ही नहीं है। लेकिन अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, कौन से हैं, तो आपको प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड ऑलवेज हमेशा माइनस करना है, इररेस्पेक्टिव, चाहे डिविडेंड डिक्लेयर किया हो न किया हो। बिकॉज इस साल आपने 5 लाख कमाया, प्रेफरेंस का डिविडेंड 1 लाख बनता है, आपने नहीं दिया है, पर लेकिन प्रेफरेंस शेयर कम्युलेटिव है, इसका मतलब अगले साल देना तो पड़ेगा। तो इसलिए आप डिविडेंड माइनस करो, जो आपने कमाई इक्विटी में तो बटना नहीं, इससे पहले प्रेफरेंस को जाएगा ही जाएगा। तो कम्युलेटिव है तो डिविडेंड हमेशा माइनस होगा, चाहे डिक्लेयर हुआ हो चाहे नहीं हुआ। लेकिन नॉन कम्युलेटिव है तो डिविडेंड प्रेफरेंस तभी माइनस होगा जब डिक्लेयर हुआ हो। सहमत? टैक्स के खर्चे क्या माइनस होंगे? यस। एक्सेप्शनल आइटम एडजस्टेड इन न्यूमरेटर ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर, एक्सेप्शनल क्या प्रॉफिट में शामिल किए जाएंगे? यस। एक्सटर्नल आइटम क्या प्रॉफिट का पार्ट बनेंगे? यस। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन पॉलिसी क्या प्रॉफिट में आएगी? यस। मतलब सब चीजें प्रॉफिट का पार्ट बनेगी, आपको किसी को नहीं हटाना है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एंड एनी टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में से हट चुका है, पर ए इसमें अभी तक आ रहा ही है। पहले होता था 2 साल पहले कंपनी डिविडेंड बांटती थी तो डिविडेंड के ऊपर टैक्स भी कंपनी को ही देना पड़ता था। इसलिए शायद आपने पुरानी बुक में देखा हो कि डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता था वो एग्जेम्प्ट होता था पहले, सेक्शन 115 ओ, 2 साल से हट गया। अब टैक्स डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड आईओएस में, आप जिसको आईफोस बोलते हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आईफोस में जाकर टैक्सेबल हो जाता है। पहले डिविडेंड कंपनी थी इसलिए डिविडेंड टैक्स भी था, अब नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अगर नॉन कम्युलेटिव है तो केवल तभी माइनस होगा अगर डिक्लेयर हुआ है तो, लेकिन अगर कम्युलेटिव है फिर तो हर कंडीशन माइनस होगा, चाहे डिक्लेयर हो, इररिस्पेक्टिव वेदर डिविडेंड हैव बीन प्रोवाइडेड और नॉट। सहमत? क्या कुल मिलाकर इस पैरा का कोई सेंस नहीं है, जो ऊपर लिखा था वही कहा हुआ है। मेन पॉइंट है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आप कैसे निकालेंगे? सुनियो क्या बोलता है। अगर नए शेयर कैश में इश्यू किए जाएं, कैसे? कैश में, तो आप नंबर ऑफ शेयर कहां से काउंट करोगे? डेट ऑफ अलॉटमेंट से। वैसे इसमें पहले एज जब ओरिजिनल आया था उसमें वर्ड था कैश रिसीव्ड, बाद में लोगों ने ऑब्जेक्शन और गलत है, कैश तो एप्लीकेशन के साथ मिलता है, जबकि शेयर वास्तव में देंगे नहीं देंगे तो पता कब चलता है? अलॉटमेंट पे। तो इसलिए अब इसकी जगह क्या वर्ड आ गया है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की डेट से उसका टाइम पीरियड काउंट करोगे। डेट इंस्ट्रूमेंट के कन्वर्जन पर, डिबेंचर लेकर शेयर दिए तो उसका टाइम पीरियड डेट ऑफ कन्वर्जन। तीसरे को इंपोर्टेंट मार्क करना, इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, वर्ड क्या है? ड्यू डेट। हाँ, वर्ड क्या है? ड्यू डेट। क्या कहना चाह रहा है? क्या बोला उसने? ड्यू डेट। वर्ड क्या है? ड्यू डेट। समझना, कंपनी ने बैंक से लोन ले रखा है, 10 लाख रुपए का लोन है, पूरा ध्यान सामने। लोन की हर क्वार्टर एंड में क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट। ठीक है, मान लेते हैं लोन 12% लोन है, एक 10 लाख का 12%, एक 20, हर क्वार्टर के एंड में पे करना है। 30 जून 2023 का था, पे कर दिया कंपनी ने। 30 सितंबर वाला 30,000 नहीं पे किया, बैंक वाला चिट्ठी लिख के भेज रहा है, पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो, और हम टाले जा रहे हैं, हाँ हाँ करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं। दिसंबर भी आ गई,
इज इट ओके? ये भी हो गया। अब बैंक वालों का दिमाग खराब हो ही गया। बैंक वालों ने चिट्ठी भेजी, 15 जनवरी लास्ट डेट है, अगर नहीं पेमेंट करोगे तो हम आपकी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सीज करेंगे। 15 जनवरी भी आ गई, नहीं, बैंक वाले पहुंच गए पुलिस वालों को साथ में लेकर प्रॉपर्टी को सीज करने। प्रॉपर्टी सीज करेंगे, फिर ऑक्शन करेंगे, नीलाम करेंगे, ऐसा ही होगा। अब कंपनी को लगा तो मैटर बुलझ गया। उन्होंने बैंक को रिक्वेस्ट की, एक मीटिंग रख लेते हैं, कल डिस्कशन कर लेते हैं। 18 जनवरी को मीटिंग हुई। मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ कि पुराने जो 2 क्वार्टर के 30-30 हजार बाकी चल रहे हैं, इसके बदले कंपनी 10-10 रुपए वाले 3-3 हजार शेयर इशू कर देगी, 6,000 शेयर दे देगी, और आगे से कंपनी 31 मार्च वाले क्वार्टर से इंटरेस्ट टाइम पे देगी, पुराना नहीं दे सकती। अब जब ईयर एंड हुआ 31 मार्च, प्रॉफिट जो भी कमाया, नीचे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालना, अपन पढ़ क्या रहे हैं, वेटेड एवरेज है ना। अब मान लो उस कंपनी के साल के पहले दिन 1 लाख शेयर से 6,000 शेयर इशू तो कब हुए, 6,000 शेयर इशू तो कब हुए, पर इनका जो टाइम पीरियड काउंट करेंगे वो ड्यू डेट से, मतलब ये 3,000 पे काउंट होंगे 30 सितंबर से, ये 3,000 शेयर काउंट होंगे 31 दिसंबर, यानी कि 1 लाख शेयर 6 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। जैसे 3,000 शेयर इशू हुए, 1,03,000 शेयर 3 महीने, फिर जैसे दिसंबर में 6,000 शेयर हुए, समझ गया। तो शेयर इशू कब हुआ डजंट मैटर, ड्यू डेट। इसके पीछे कॉन्सेप्ट सीधा सा ये है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट सीधा सा ये है कि भैया आपने बैंक वालों का पैसा बिजनेस में जो 30-30 हजार रुपया था, सही मायने में आपको 30 सितंबर को देना था, ये पैसा आपको 31 दिसंबर को देना था, पर कहीं ना कहीं आपने उस पैसे को बिजनेस में रोक दिया, नहीं दिया, तो बैंक वालों को ये पैसा कब से लगना शुरू हो गया, इस तरीके से आप उनका फंड यूज कर रहे हो। तो भले ही आप शेयर लेट दे रहे हो, लेकिन आपने उनका पैसा तो इस तरह से यूज करना शुरू कर ही दिया, तो इसलिए इनका वेटेड एवरेज टाइम पीरियड यहीं से काउंट करेंगे। एग्रीमेंट बाद में ये माना जाएगा कि ये 3,000 शेयर इस दिन जन्म हो गया, ये 3,000 शेयर इस दिन जन्म हो गया, क्योंकि इनके बदले आप दे रहे हो। सहमत क्या, क्लियर। फिर एसेट्स खरीदी, एसेट्स जिस दिन बुक्स में रिकॉर्ड हुई, ठीक है। बोनस शेयर, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोनस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। बोनस शेयर कैसे दिए जाते हैं, बोनस शेयर कैसे देती है कंपनी, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे कोई पैसा तो आना नहीं है। अब साल के बीच में बोनस शेयर दिए होंगे तो कहां से दिए होंगे, रिजर्व से, सीआरआर, जनरल रिजर्व, कुछ से फ्री रिजर्व जरूरी नहीं है, बोनस तो सीआरआर से भी दे सकते हो, सिक्योरिटी से भी दे सकते हो। ओके, सॉरी। तब रिजर्व से कंपनी ने बोनस दिए, ओके, तो रिजर्व तो पहले की कमाए हुए पड़े, आप चाहे जून में दो, जुलाई में दो, अगस्त में दो, रिजर्व तो साल के पहले दिन से पड़े हुए, उन्हीं में से दिए। करंट ईयर का प्रॉफिट तो निकलेगा साल के आखिरी में, तो इसलिए बोनस शेयर क्या काउंटिंग बिगिनिंग, मतलब 1 तारीख से ही उनको काउंटिंग में लेंगे, चाहे आप शेयर किसी भी डेट को इश्यू करो। सहमत। मर्जर अमलगमेशन परचेज काम का नहीं है। मर्जर में आप नंबर ऑफ शेयर, मतलब अपन परचेजिंग कंपनी है ना, सेलिंग है तब तो कंपनी बंद होगी, फिर क्या ईपीएस निकालना, अपन परचेजिंग है, दूसरी कंपनी को हमने खरीदा है, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से एंट्रियां पास की है, याद है, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में हम उसका रिजर्व भी ले लेते हैं, फिर बैलेंसिंग पे जनरल से एडजस्ट होता है, याद है, पढ़ रखा अमलगमेशन। चलो, तो ऐसी कंडीशन में भी आप साल के बिगनिंग से ही कैलकुलेशन लोगे, कब से लोगे, लेकिन अमलगमेशन अगर परचेज है तो जिस दिन हमने शेयर खरीदे, जिस दिन कंपनी खरीदी उसको बदले में शेयर इशू किए, उसी दिन से शेयर का आउटस्टैंडिंग पीरियड काउंट करें। राइट के केस में राइट फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा टॉपिक अलग से डिस्कस है नीचे, यहां से समझ में नहीं आएगा, यहां पे पढ़ूंगा तब बताऊंगा राइट फैक्टर कैसे निकालते हैं, कैसे अर्निंग पर शेयर निकलेगी। क्या पढ़ा अपन ने, देखो ये है फॉर्मूला, ठीक है। नेट प्रॉफिट के लिए उसने क्या बोला है,
सारे आइटम लेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइवेट सब हो, टैक्स माइनस करोगे, प्रेफरेंशियल डिविडेंड कम्युलेटिव है तब तो 100% करना ही करना माइनस है, नॉन कम्युलेटिव तभी करोगे जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। वेटेड नंबर ऑफ शेयर मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन देना, तो नंबर ऑफ शेयर आप कब कब से काउंट करोगे, एक तो इसका काम का है, बोनस का काम का है, राइट का काम का है, तीन इंपॉर्टेंट है, बाकी काम के नहीं है, बाकी तो वैसे ही पता चल जाएगा। अगर एंटरप्राइज के एक से ज्यादा क्लास के इक्विटी शेयर है तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालते समय उनको इक्विवेलेंट यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। मोर देन वन क्लास का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट फेस वैल्यू एंड डिफरेंट डिफरेंट पेड अप वैल्यू। क्या कहना चाह रहा है? वन पे आओ। क्वेश्चन नंबर क्या कह रही है? कौन? एक जनवरी 19 को कितने शेयर थे कंपनी के? 1800 शेयर आउटस्टैंडिंग थे, लिखना मत। 31 मई को 600 शेयर और इशू किए, कितने हो गए? 24 हो गए। 1 अक्टूबर को 300 बायबैक कर दिए, बायबैक करोगे तो कम होंगे ना, बढ़ेंगे थोड़ी, ऐसे ना करो यार, ठीक है। 2100 आपको वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। अभी 2100 देखकर आंसर देख के भावुक मत होना कि आंसर आ गया, आंसर नहीं आया ना। तो 1 जनवरी को 1800 से नए शेयर कब इशू किए? 31 मई को, तो 1800 शेयर कितने महीने रहे? 5 महीने। जैसे ही कंपनी ने 31 मई को 600 शेयर और इशू किए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर कितने? ठीक है। और कितने रहे? 2 महीने निकालना जरा। सॉरी, क्लियर? अठारह सौ शेयर है 1 जनवरी को। 31 अक्टूबर को 600 इक्विटी शेयर और इशू किए, 10 का 5 पेडअप है। 1 जनवरी 20 को कितने थे? कब तक? 31 अक्टूबर तक। हाथ रोकना। 1800 थे, 10 रुपए का शेयर है, प्यार से। लेकिन 31 अक्टूबर को इसने 600 शेयर और इशू तो किए, पर ये 5 ही पेडअप है। अब क्या 1800 को मैं 600 प्लस करके 2400 कहना सही होगा? नहीं होगा। तो 1 नवंबर से सुनना, ये 1800 शेयर तो कितने महीने रहे? 10 महीने। 2 मिनट ध्यान देना। अब ये 1800 तो पूरे ही है, अपने को शेयर कितने टाइम के चाहिए? 3 महीने के। तो 1800 तो पूरे हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो बाकी के शेयर कितने थे? 600। क्या इनको अपन पूरे एक शेयर के बराबर मान सकते हैं? नहीं मान सकते। 300, 18 और 3, ये तो हो गया 300, 18 3 2100, 2100 को 3/12 निकालो ना। और ऊपर वाला 2/12 आएगा। समझा? 600 शेयर है पर है तो 5 वाला ही, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये 300 के बराबर माने जाएंगे, इक्विवेलेंट। जी।
स्पष्ट हो गया? चला ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बेसिक अर्निंग पर शेयर। इस बार पूरा बेसिक अर्निंग पर शेयर पूछा है। क्या फॉर्मूला बेसिक अर्निंग पर शेयर का? ठीक है, तो पहला वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं, तो शायद दे रहेगा क्वेश्चन में, निकालना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर, जरा देखना नेट प्रॉफिट है कितना। प्रेफरेंस शेयर है ना शायद, 100 लाख। तो इक्विटी के लिए प्रॉफिट कितना बचा? 40 लाख। सहमत? इक्विटी के लिए प्रॉफिट कितना बचा? 40। सहमत? नहीं मान रहा। क्यों यार, अंगड़िया नहीं। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या चाहिए? इसके लिए क्या दिया उसने? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पहले कितने थे? 10। ओ, बाद में क्या बोला है? बोनस। ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर 10, बोनस शेयर चाहे मिडिल बोले चाहे डेट भी दे रखी होती, बोनस शेयर में टाइम पीरियड को कंसीडर नहीं करते हैं, फ्रॉम द बिगनिंग से ही माना जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 15 लाख। 40 डिवाइड बाय 15, चेक कर लो आंसर। ये क्वेश्चन है भाई, आपने 3 किया है, 4 मार्क्स में पता नहीं कितनी बार छप चुका है कुछ भी नहीं है। 5 मार्क्स में, सॉरी। चले, हो गया, 3 हो गया। चलूं क्या बच्चों? कौन सा क्वेश्चन है? क्या है 4 में? बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालनी है। ओके,
तो बेसिक अर्निंग पर शेयर के लिए एक तो आपको क्या चाहिए, है ना, एक तो ये चाहिए। क्वेश्चन ने कितना दिया नेट प्रॉफिट, हाँ, प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही कहलाएगा ना। इक्विटी शेयर के लिए जरूर इसमें से 10 लाख उड़ा दो। दूसरा क्या चाहिए, क्या है वेटेड एवरेज में, वही सेम। ओपनिंग शेयर तो कितने हैं, 1 जनवरी को नए शेयर इशू है ना, तो 31 दिसंबर तक तो 10 महीने हुए, नहीं 9 महीने हुए, 7-7 लाख। और 1 जनवरी 20 से 31 मार्च 20 कितना है? तो इसमें 10 लाख तो पूरे ही काउंट होंगे, प्लस 5/10, इक्विवेलेंट तो ये 3 ही मानी जाएगी। तो 10 पहले ही था, कहने को 6 है लेकिन ये 5 का है, तो इसको अगर 10 के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करें तो 3 लाख शेयर। थ्री पॉइंट चलो, कौन सा था ये, 4 हो गया, आ जाओ राइट पे। बोनस में तो अपन ने क्या कहा, फर्स्ट डेट से ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग से हम काउंटिंग में लेंगे ना। राइट में क्या होगा, राइट इशू क्या बोलता है, राइट इशू होता क्या है, ये फोकट में नहीं देते हैं शेयर, कैसे देते हैं, पैसा लेकर,
राइट इशू एन ऑफर ऑफ शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर to buy newly issued shares at discount from the price at which they will be offered for public. मतलब राइट में आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले दोगे और फुगड़ में नहीं होते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। पैसा मार्केट प्राइस से थोड़ा कम जरूर होता है। हाँ, क्या होता है? कम होता है, यानी कि कहीं ना कहीं राइट इश्यू के अंदर थोड़ा सा बोनस का एलिमेंट होता है, पूरा फोकट का नहीं है, थोड़ा है। अब इसमें क्या करना होता है, राइट शेयर में जो राइट शेयर है, ये राइट शेयर, इसके दो टुकड़े करने पड़ते हैं, एक फोकट का टुकड़ा, एक पैसे वाला टुकड़ा। आप मान लो 20 का शेयर, बाजार भाव 20 चला, 15 में दे रहे हो, तो शेयर का भाव 20 रुपया, 5 फोकट का, 15 कैश में। समझ आ रहा है? तो फोकट वाले को तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग से काउंटिंग में लेंगे, क्योंकि उसके मतलब बिजनेस में कोई कैश का इनफ्लो तो हुआ नहीं कि वो पैसा आएगा और अपन ने उसको बिजनेस में लगाया तो उसे प्रॉफिट कमाया। लेकिन जो 15 वाला हिस्सा है वो तो बिजनेस में लगा है, बिजनेस में लगा तो पैसा आया तो उस पर हमने प्रॉफिट भी कमाया। तो कहीं ना कहीं 15 वाले एलिमेंट पर तो प्रॉफिट उस पैसे के लगने के बाद से कमाया, जबकि 5 वाला एलिमेंट तो भैया ऐसा ही है। मुझे समझ आ रहा है कि नहीं जा रहा है? इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स क्या बोलता है, इसलिए राइट शेयर के केस में जिस दिन राइट शेयर इशू हो जाएगा उसके बाद से तो पूरे शेयर आ जाएंगे वेटेड एवरेज में, लेकिन जो फोकट वाला शेयर है उसको आपको पहले वाले पीरियड में भी लेना पड़ेगा। समझो, पूरा ध्यान सामने देना। 1 अप्रैल 2023 को कंपनी के 10 लाख शेयर थे, समझना, और 1 अक्टूबर 6 महीने के बाद कंपनी ने 2 लाख शेयर बोनस इशू किए। बोनस 31 मार्च 24 के लिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे? 12 लाख। आपको ये नहीं करना है कि 10 लाख साल भर रहे हो, 2 लाख 6 मिल रहे, आपको बोनस को फ्रॉम बिगिनिंग से काउंटिंग में, कारण क्योंकि बोनस शेयर रिजर्व से दिए जाते हैं। क्या बोनस शेयर इश्यू करने से पैसा आता है? क्या बिजनेस में 1-10 को और कोई पैसे का कैपिटल का इंडक्शन हुआ? नहीं हुआ। तब पैसे का इंडक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब पैसा तो जो बिजनेस में लगा वो का वही है, वो तो साल के पहले दिन से चला आ रहा है। इसलिए बोनस शेयर कभी भी इशू करो, इसकी काउंटिंग 1 अप्रैल से होगी। यहां तक क्लियर? लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज करूं, 1 अक्टूबर को राइट शेयर इशू किए, जो शेयर बाजार में 20 का था 15 में दिए। अभी जो 2 लाख शेयर हैं, क्या इनका पैसा मिलेगा? मिलेगा, लेकिन 20 नहीं मिलेगा, 15 ही मिलेगा, 3/4। तो 3/4, तो यहां तो जो बाकी का 1/4 शेयर है उसको तो शुरू से काउंटिंग में लेना है, और बाकी के 3/4 को अक्टूबर से लेना है, यानी कि बाद वाले पीरियड में तो 2 लाख पूरे काउंटिंग में आ जाएंगे, लेकिन लोचा पहले वाले पीरियड का है। पहले वाले पीरियड में शेयर नहीं थे, फिर भी अपने को उसको लेना है। तो पहले वाले पीरियड के जो ये शेयर होते हैं 10 लाख, इन्हीं के कारण राइट इश्यू दिया जाता है। तो इस 10 लाख शेयर को राइट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, बोनस फैक्टर, फ्री वाला एलिमेंट कितना मिल रहा है इसके ऊपर। समझ आ रहा है? और ये राइट फैक्टर कैसे निकालते हैं? राइट इश्यू एन ऑफर टू शेयर न्यूली इश्यूड शेयर फ्री बोनस। बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालते समय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इज एडजस्टेड विथ बोनस फैक्टर for all periods prior to right issue. The right factor is calculated as under fair value per share immediately prior to right issue, theoretical exercise fair value, और theoretical exercise fair value कैसे निकालेंगे? Aggregate fair value of share immediately prior to exercise of right plus proceed from exercise of right divided by number of share immediately after the right issue. कुछ समझ में नहीं आया। हम इतने बड़े फॉर्मूले को याद करने से अच्छा है कि हम इसको छोड़ के चले जाएं, तो फिर स्टेटिक्स ही पूरी छोड़ के जाता ना, तो लंबे लंबे फॉर्मूले थे उसमें, नहीं थे? पेन पटक दो साइड में, ध्यान पूरा सामने, पूरा ध्यान सामने। कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, एक तो आपको निकालनी थ्योरेटिकल एक्साइड फेयर वैल्यू, एक आपको निकालना है राइट फैक्टर, एक आपको निकालना है बेसिक अर्निंग पर शेयर। पूरा ध्यान सामने। सबसे पहले क्या निकालनी है?
थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू, गंदा सा फॉर्मूला था, गंदा सा फॉर्मूला था। एग्रीगेट फेयर वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू, प्लस प्रोसीड फ्रॉम राइट इशू, डिवाइड बाय एग्रीगेट वर्ड का है, पर शेयर वैल्यू नहीं का है, एग्रीगेट फेयर वैल्यू ना। ये आप फॉर्मूला लिखो तो पूरा फेयर वर्ड लिखना, नहीं तो पढ़ते समय फेस वैल्यू पढ़ने आता है। ठीक है, अब कितना है आराम से, पहले नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 34 प्लस प्रोसीड फ्रॉम राइट इशू, राइट इशू कितने कर रहे हो आप, 5 के बदले 2 लाख हो गए। राइट इशू कितने में हो रहा है, कितना पैसा आएगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर 7 लाख। ये आप पढ़ चुके हो, कब पढ़ा, या सुबह ही पढ़ा है आप लोगों ने, क्या पढ़ा सुबह, इंट्रिंसिक वैल्यू। अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं, ध्यान सामने रखना। एक कंपनी की नेट एसेट्स, नेट एसेट मतलब एसेट्स में लायबिलिटी 1,70,00,000 है, और कंपनी के नंबर ऑफ शेयर 5 लाख है। बताओ पर शेयर वैल्यू क्या बैठी, मुझे क्या पता, बताओ। 34 बेटी, सुबह से किया था, एसेट्स में लायबिलिटी नेट एसेट्स। अब मैं इसको ये उल्टा करूं, वैल्यू पर शेयर 34 है, नंबर ऑफ शेयर 5 लाख है, ये गायब है, ये गायब है। क्या नेट एसेट निकाल सकते हो, कितनी आई, ये आ गई। अब कंपनी नए शेयर और इश्यू कितने करेगी, 2 लाख। एक नया शेयर कितने में इश्यू कर रही है, 20 रुपए में। तो कंपनी के पास पैसा कितना आएगा, 40 लगाएगा। मतलब जैसे ही ब्राइट शेयर इशू हो जाएंगे, कंपनी की एसेट्स बढ़कर 2,10,00,000 हो जानी है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 7 लाख। तो बताओ अब फेयर वैल्यू क्या होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे निकालोगे, यही तो किया है ऊपर, यही तो किया है। सेम देखो, नंबर ऑफ शेयर पहले कितने, एक शेयर का भाव क्या चल रहा है, तो टोटल शेयर का भाव, समझा ही नहीं, बाकी सब समझ में आ गया, जो आप बोले वही समझ में नहीं आया। क्वेश्चन पूरा करते हैं, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। आप ये कहना चाह रहे हो कि इस क्वेश्चन में 2 लाख बोनस शेयर दिए जा रहे हैं, 2 लाख राइट शेयर दिए जा रहे हैं, कंपनी के शेयर का बाजार भाव 34 रुपए, और कंपनी दे कितने में रही है, 20 में दे रही है। तो 14 डिवाइड बाय 35 का 2 लाख का प्रोपोर्शनल निकालो, इसको बोनस शेयर मानो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग से काउंट करो, नहीं बैठेगा इसमें। एक्चुअली राइट का पंगा है, राइट का इफेक्ट बोनस में क्या होता है, फ्री में होता है, तो आप शुरू से ले लो। राइट में राइट का इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, लो में भी आया होगा, अकाउंट्स में भी, हम इन्वेस्टमेंट में पढ़ रखा है
कि जिसको राइट मिलता है उसका ऑप्शन अवेलेबल होता है कि वो राइट शेयर सब्सक्राइब करे या न करे। राइट का बेनिफिट तभी मिलता है जब आपके पास पहले से शेयर हो, एज वेल आप राइट शेयर और खरीदो। इसलिए पहले और बाद वाले को कंबाइन करके देखना पड़ेगा, इसमें हम सिर्फ नए को कंसीडर नहीं कर सकते। आंसर उससे आ जाएगा जो आपके एग्जैक्ट आंसर बैठेगा वही, और उसमें फिर थ्योरेटिकल ये चीज नहीं निकलेगी। फिर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो अपन खाली फाइनल आंसर के 1.5-2 नंबर देगा, बाकी उड़ा देगा वो। ये क्या निकला? थ्योरेटिकल। थ्योरी किस में लिखी हुई होती है? बुक में। बुक में, ठीक है। तो बुक के अंदर की वैल्यू, सुबह इसको नाम दिया था अमलगमेशन में इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब अंदर के अंदर, अंदर मतलब बुक के अंदर जो एसेट्स है उसके हिसाब से निकालो, बाजार को छोड़ो। तो थ्योरेटिकल मतलब है बुक वैल्यू। एक्स राइट, एक्स राइट मतलब राइट के बाद, राइट के बाद शेयर की फेयर वैल्यू क्या हो जाएगी? राइट के बाद शेयर की फेयर वैल्यू क्या हो जाएगी? आपके पास किसी कंपनी के 5 शेयर पड़े हुए, उसका बाजार भाव 34 का चल रहा है, मतलब 170, आपके पोर्टफोलियो में 170 रुपया दिख रहा होगा। कंपनी ने कहा लो हम आपको 5 के बदले 2 शेयर देंगे, हमने कहा दे दो। अब आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 210 का इन्वेस्टमेंट दिखेगा कितने शेयर का, तो आपकी एवरेज कॉस्ट क्या हो गई? कब? राइट से पहले की बाद में। तो एक्स राइट का मतलब है कि राइट अनाउंस दे दिया, राइट का मैटर क्लोज हो गया। अब शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है? दैट इज थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू। तो राइट से पहले क्या थी, राइट से कितना पैसा आया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर कर दो, तो राइट के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी? मीनिंग क्लियर ऑफ फॉर्मूले का? सेकंड क्या पूछ रहा है वो? इसका फॉर्मूला क्या है? नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू। अगेन वापिस कहूंगा फेयर वैल्यू वर्ड यूज करना, एफ मत लिखना पूरा, है ना, फेस वैल्यू से कंफ्यूज हो जाते हैं। डिवाइड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू, पहले पे आती 34, माइनस माइनस नहीं है, वो एक्स राइट लगातार और पूरा सेंटेंस है ना, थ्योरेटिकल एक्स माइनस राइट फेयर वैल्यू 1.13, ये हो गया। राइट फैक्टर निकल गया। अब अर्निंग पर शेयर कैसे निकला, अब ये समझना। अब अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा ये समझना, पूरा दिन सामने। बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा? फेयर वैल्यू, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है? 15 लाख है। क्वेश्चन में कहीं भी प्रेफरेंस शेयर का जिक्र भी नहीं है, मस्त रहो। दूसरा क्या लेते हैं? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, पूरा ध्यान सामने। वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा? भूल जाओ, राइट है। नॉर्मल शेयर इश्यू तो क्या करते हैं, पहले कितने थे? 5 लाख। ये कितने टाइम रहे? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने, सहमत? और बाद में कितने शेयर इश्यू हुए? 2 लाख। और बाद में शेयर कितने हो गए? सर ऐसे नहीं कर सकते कि हम 5 लाख को पूरे 12 महीने ले लें और 2 लाख को 3 महीने, ऐसे नहीं करना। अपने को कम्युलेटिव बेसिस पे चलना है। तो शुरू के 9 महीने 5 रहे, बाद के 3 महीने 7 रहे। नॉर्मल शेयर इश्यू होता तो ये करते हैं। अब राइट है तो जो राइट फैक्टर आया, इस राइट फैक्टर को पहले वाले शेयर से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज इस 7 में तो पैसे में गया और फोकट में गया, सब कवर हो गया। 2 लाख शेयर पूरे के पूरे आ गए, केवल पहले वाले को राइट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। सोल्व करो। 4250। सॉरी,
2 पॉइंट राउंड भी करा रहा है, मुझे आंसर नहीं दे रखा है क्या? ठीक, 2000 का आंसर है थ्योरेटिकल उसका। राइट इश्यू से पहले वाले पीरियड को राइट फैक्टर से मल्टीप्लीकेशन देना। ओके, छापो, क्वेश्चन हो चुका है। फॉर्मूला आज से 2-4 बार लिखना है ना, एग्जाम टाइम में तो जोर आएगा लिखने में। चलें? नेक्स्ट है इसके राइट के काफी सारे क्वेश्चन है, 10-15 क्वेश्चन डाल रखे हैं एग्जाम में, बोनस राइट धमाधम आते हैं। शेयर स्प्लिट या रिवर्स स्प्लिट,
स्प्लिट एंड रिवर्स स्प्लिट, यू नो बोथ। स्प्लिट क्या होता है? तोड़ना। एक कंपनी के 1 लाख इक्विटी शेयर हैं, एक शेयर कितने का है? 10 का मान लेते हैं। ओके, 1 लाख शेयर है, 10 का है। कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, अर्निंग पर शेयर बताओ। 5 रुपए। 5 लाख डिवाइड बाई 1 लाख। ड्यूरिंग द कंपनी ने क्या किया? 1 लाख 10 वाले शेयर को लेकर 100 वाले 10,000 शेयर में कन्वर्ट कर दिया। ये 5 लाख का 5 लाख ही है। अब अर्निंग पर शेयर क्या होगी? 50। अब क्वेश्चन बनता है अर्निंग पर शेयर निकालेंगे कैसे? साल के पहले दिन 1 लाख थे, साल के बीच में कंपनी किसी भी डेट को 10,000 कर दिए, क्या पैसा आया? पैसा गया, इसका कोई फ्लो नहीं। ये बोलता है स्प्लिट हो, चाहे तोड़ा चाहे जोड़ जोड़ के इकट्ठा किया, दोनों ही कंडीशन में कैश का तो कोई फ्लो होता नहीं है। तो इसलिए स्प्लिट और रिवर्स स्प्लिट की डेट को इग्नोर मारो और इस घटना के बाद जो शेयर हैं उनको ध्यान रखते हुए अर्निंग पर शेयर निकालो। मतलब इस क्वेश्चन में 1 लाख शेयर साल के पहले दिन थे, बीच में कंपनी उसको 10,000 में कन्वर्ट कर दिया, तो 5 लाख डिवाइड बाय 10,000 बचा। बस ये बैलेंस शीट में दिखा। बाद में क्या थे? 10,000। उल्टा होता, पहले 10,000 होते, बाद में 1 लाख हो जाते, तो 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख 5। समझ में आ गया? अगर ड्यूरिंग द ईयर स्प्लिट या रिवर्स स्प्लिट की घटना हुई है तो घटना की डेट को इग्नोर मारो, कुछ नहीं करना है। इस घटना के बाद जो शेयर है, इस घटना के बाद जो शेयर है उन शेयर को बेस रखते हुए आप अपनी अर्निंग पर शेयर निकालो। ओके क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर स्प्लिट और रिवर्स स्प्लिट। शेयर स्प्लिट मीन्स सब डिविजन, रिवर्स स्प्लिट मीन्स कंसोलिडेशन। For the purpose of calculation of DPS, split reverse split date is ignored, and number of share after this event shall be taken for denominator। बोलो सहमत? अब एक मजेदार चीज बताता हूं आपको, सुनियो। क्या बताता हूं? मजेदार चीज। एक कंपनी 2023 में उसका नेट प्रॉफिट था 5 लाख, और उसके जो शेयर थे वो 10,000 थे, 100 रुपए वाले। 2023 में पूरे साल भर सेम रहे। बताओ बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या? सहमत? 2024 में इसने क्या किया? प्रॉफिट जो कमाया वो 8 लाख कमाया, 8 लाख। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर उसने अपने 100 वाले शेयर को 10-10 वाले 10 टुकड़ों में तोड़ दिया, तो जो पहले 10,000 थे वो कितने हो गए? 1 लाख शेयर। भेजे में जा रहा है? अब अर्निंग पर शेयर कितनी? क्लियर? हमारा मासूम सा कंपनी जेड क्या बोलता है? जब आप करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाओ तो करंट ईयर के फिगर के साथ साथ प्रीवियस ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग फिगर दो। ये सब कॉरस्पॉन्डिंग फिगर देने के बाद तो हल्ला मच गया। शेयर होल्डर, व्हाट इज दिस रबिश? लास्ट ईयर वी वर अर्निंग 50 रुपीज पर शेयर एंड दिस ईयर ओनली 8 रुपीज। क्या वास्तव में कंपनी कम हो रही है? ये 100 रुपए के शेयर पे था और ये 10 पे। पर एक बार सिंपल निगाहों से देखें, दिमाग न चलाएं। क्या लग रहा है? भारी लॉस, कंपनी नुकसान में, मतलब इस साल कमाया ही नहीं कुछ भी। बिल्कुल, ये तो ऐसा रहा तो अगले साल तो माइनस में चले जाएंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कुछ नहीं। एक एग्जांपल हो, 2023 में 5 लाख रुपए, नंबर ऑफ शेयर 10,000 थे, अर्निंग पर शेयर 50। अगले साल 8 लाख कमाए,
कोई स्प्लिट नहीं है, कोई रिवर्स स्प्लिट नहीं है। कितने शेयर है? एक के ऊपर एक बोनस दे दिया। कितने हो गए? 20,000। अर्निंग पर शेयर निकालो। 40। 50 से गिरकर 40 हो गई। क्या प्रॉफिट कम हुआ है? प्रॉफिट तो बड़ा ही है। ये तो हमने फोकट में शेयर बांटे इसलिए अर्निंग पर शेयर कम हो गए। लेकिन ये चीज जब आप सिंपल निगाहों से देखते हैं तो नहीं दिखती है, इसलिए फिर चश्मा लगाना पड़ता है। ओके, तो कंपनीज एक्ट ने क्या करवाया है? इसको एक चश्मा पहनाया ताकि देखने वाले को वो समझ में आ सके। कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने बोनस, राइट, स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट, इन चार में से कोई घटना हुई है तो आप प्रीवियस ईयर के फिगर को, इन चार में से कोई घटना हुई है तो आप प्रीवियस ईयर के फिगर को एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर करके दिखाओगे। मतलब क्या हुआ था यहां? पहले 10,000 शेयर तो 50 आया था, आपने 10,000 को 1 लाख में कन्वर्ट कर दिया। 1 लाख पिछले साल ही हो चुके होते तो अर्निंग क्या होती? ऐसे दिखाना पड़ेगा। समझ में आया? बोनस पिछले साल ही हो चुका होता तो कितना होता? 25। ऐसे दिखाना पड़ेगा, एक समझ मिल सके, अंडरस्टैंडिंग किसको? शेयर होल्डर्स को, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, सही मायने में 25 से 40 तक पहुंचे, न कि 50 से 40। माइंड में ना बैठी, हंस रहे हो काहे? कौन? 6। एक्स लिमिटेड हेड कितनी इक्विटी शेयर? 20 लाख। 1 जनवरी को है ना, और 1 अक्टूबर को कितने शेयर इशू किए? 2 बोनस शेयर इशू किए। 30 सितंबर, 30 सितंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2018 का नेट प्रॉफिट कितना है? 18 लाख। 19 का कितना है? 60 लाख। 2 साल के दे दिए। बोनस शेयर कब इशू किए हैं? 19 में। तो 18 का अपने को एडजस्टेड कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन ने कहा भी है बेसिक अर्निंग पर शेयर 2018, 19 और, तो बेसिक अर्निंग पर शेयर 2018, 2019। 2018 में प्रॉफिट क्या था? 2018 में नंबर ऑफ शेयर क्या थे? शायद 90 पैसा। 2019 में प्रॉफिट कितना है? 2019 में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 40, 60 हो गए शायद। हाँ, 2 इक्विटी शेयर एक के बदले है तो 20 के बदले 40, शेयर तो 60 हो जाएंगे। डेट कोई सी भी डजंट मैटर। एक, अब 2018 का प्रॉफिट तो 18 लाख ही मानना है। भेज में जा रहा है? भेज में जा रहा है? पर ये मानो कि ये शेयर लास्ट ईयर ही हो चुके होते। पॉइंट, यानी कि आप सिंपल आंखों से देखो, सुनना, पहले प्रॉफिट कितना था, बाद में कितना हो गया। तो यूं देखो तो प्रॉफिट कितने गुना बढ़ा? 18, 36, 54, लगभग 2.5 गुना, डबल से ज्यादा बढ़ा। और आप इसको देखो तो ऐसा लग रहा है क्या 90 पैसे से 1 रुपया हो गया तो लगा 10% बढ़ा है। तो बोलता है एडजस्ट करो, अब इससे आप कंपेयर करो। तो 30 से कंपेयर करो तो लगभग लग रहा है ना कि 3 गुना हुआ है। आज 18 का 3 गुना कितना होता है? 54। 54 लाख से भी ज्यादा ही है। तो यहाँ 30 का 3 गुना 90 पैसा, उससे ज्यादा ही। बेटी माइंड में बेटी।
कौन सा प्रश्न? 1 जनवरी 19 कितने शेयर है? 1 मार्च को इसने एक नया शेयर इश्यू किया 5 के बदले, ओ 15 में किया, मतलब फोकट में नहीं। फेयर वैल्यू एक इक्विटी शेयर की राइट इश्यू से पहले 21 है। राइट नेट प्रॉफिट 18 का है, 11 लाख, 19 का है 15 लाख। बेसिक अर्निंग पर शेयर 19 की और रीस्टेट अर्निंग निकालनी है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक से पहले अपने को राइट में दो लोचे हैं, पहले क्या निकालना? रीस्टेट हुई एडजस्टेड। थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू। राइट इश्यू से पहले नंबर ऑफ शेयर झांको, एक शेयर का भाव क्या चल रहा था, राइट शेयर कितने इशू किए, हाउ मच में, कितना हो गया, 1 करोड़ 20 लाख डिवाइड बाय 6 लाख, ये आपका एक साइड फेयर वैल्यू। शायद 1.05। अपने को बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालनी है 2019 की। आराम से सुनना, प्यार से, एक मिनट हाथ स्टॉप कर दो। 2019 में नेट प्रॉफिट कितना है? सहमत? रुकना एक मिनट। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? 1 जनवरी को 5 लाख शेयर थे, जनवरी और फरवरी कितने महीने हुए? 2 महीने। और जैसे ही कितने शेयर और इश्यू किए, कितने हो गए? कितने शेयर हो गए? 6 लाख हो गया। राइट में हमने क्या कहा? पहले वाले को आप राइट फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, 2 पॉइंट। चेक करो, पहला आंसर आ चुका होगा। एक मिनट हाथ रोक दो। सुनना, 2018 का नेट प्रॉफिट क्या था? पूरा ध्यान सामने। आपको ये नहीं करना कि 587 लेना है। क्या जब आपने राइट शेयर वास्तव में इश्यू किए पैसे आए? आए। तो पैसे आए तो यहां की डेट से तो मतलब 1 मार्च से तो आपके बिजनेस में कैश भी आया, उस कैश से भी आपका बिजनेस में पैसा बढ़ा, उससे बिजनेस इंक्रीज हुआ होगा। क्या पिछले साल भी कैश आ गए थे? नहीं। तो इसलिए बोनस शेयर होता तो पूरा शेयर पिछले साल से काउंट करते। स्प्लिट रिवर्स स्प्लिट होता पूरा। यहां आपको सिर्फ पहले वाले पीरियड को राइट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। पहले नंबर ऑफ शेयर थे कितने? इसमें फोकट का शेयर कितना है? मतलब ऐसा नहीं कि आपको एडजस्टेड पे ये उठा लेना, एडजस्टेड मतलब ये 5 लाख वाला शेयर पूरा पहले वाला है, तो ये आपका एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर 2.0। समझ में आया क्या कैसे निकालना है? बोनस होता तो पूरा पूरा ले लेते, स्प्लिट रिवर्स का पूरा पहले ले लेते हैं, लेकिन राइट में आपको पहले वाले को सिर्फ राइट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। आप पूरा शेयर पिछले साल में नहीं ले सकते क्योंकि राइट शेयर पैसों में होता है। ओके क्या? देखो आज टाइम का पता ही नहीं चला आपको। नेक्स्ट टॉपिक है डायल्यूट अर्निंग, स्टार्ट करेंगे होमवर्क।
बस वंशिता नाराज हो गया। एलसी चलाना खाली 6 क्वेश्चन है, ईमानदारी से घर पे बैठोगे 30 मिनट्स में 6 के 6 हो जाएंगे। ओके चल।